नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 32, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो जो है वो मिल जाएगा। और आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 33 और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे। तो आप आकर लाइव भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र का समर्थन जो है वो किया था, या लोकतंत्र का जो सिद्धांत है उसका समर्थन किया था। एडमंड बर्क ने, थॉमस होब्स ने, जॉन लॉक ने या जेरेमी बेंथम ने। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जेरेमी बेंथम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो तीनों नाम लिखे हुए हैं, एडमंड बर्क, थॉमस होब्स और जॉन लॉक, ये तीनों ही आपके गैर लोकतांत्रिक जो है उसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। परंतु यदि आप जॉन लॉक का नाम देखेंगे तो आंशिक रूप से लोकतंत्र जो है या लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थन में इनका नाम भी आपको देखने को मिलता है। तो जेरेमी बेंथम यदि ऑप्शन में है तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है इसको ही टिक करना है। और इन केस यदि आपका ऑप्शन डी ऑप्शन में नहीं है तब आप जॉन लॉक को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि जॉन लॉक आंशिक रूप से थे, पूर्णतः जो है आप नहीं कह सकते। जॉन लॉक के संबंध में 2 सिद्धांत हैं जिसको आप याद रख सकते हैं। एक आपका हो जाएगा प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, जो किसने दिया था, तो आप कहेंगे जॉन लॉक ने जो है वो दिया था। प्राकृतिक अधिकार जो है इसका सिद्धांत। और एक और है नैसर्गिक अधिकार का सिद्धांत, और उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो वो भी आपके जॉन लॉक ही जो है वो थे। नैसर्गिक आगे अधिकार सिद्धांत, वही सेम चीज आप लिख लेंगे तो अधिकार का सिद्धांत, वो भी जॉन लॉक आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अब इस वीडियो का प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगलों के पैतृक वंशज थे? तुर्क, मंगोल, अफगानी या रोमन। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है मुगलों के पैतृक वंशज जो है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए तुर्क जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मुगलों का पैतृक वंश जो है आपका जो मध्य एशिया है उसके तुर्कों से जो है वो संबंधित है। तो जो तुर्क है यह आप कह सकते हैं मध्य एशिया जो है इसके अंतर्गत जो है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, लॉयड जॉर्ज, नेविल चैम्बरलेन या विंस्टन चर्चिल। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री जो है वो कौन था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी विंस्टन चर्चिल बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका कार्यकाल कब से कब तक चला था? तो 30 नवंबर 1874 से लेकर 24 जनवरी 1965 तक जो है वो चला था। यानी कि जन्म इनका 1874 में हुआ था और मृत्यु 1965 में जो है वो हुई थी। यहाँ पर बात किसकी हुई है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की। तो ये कब से कब तक हुआ था? ये आपका 1940 से लेकर 1945 के बीच में जो है वो हुआ था। यहाँ पर किसकी बात हुई है? विंस्टन चर्चिल की। तो विंस्टन चर्चिल के बारे में यदि आप बात करें तो ये एक कूटनीतिज्ञ और प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते थे, और ये सेना में अधिकारी जो है वो भी रह चुके थे। इतिहासकार, लेखक, कलाकार, ये सभी गुण इनमें जो है वो विद्यमान थे। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? केंद्रीकृत होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, मुख्यतः राजनीतिक होनी चाहिए या कल्पनाशील होनी चाहिए। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की।
आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, यानी कि विकेंद्रीकृत जो है वो होनी चाहिए। जिसमें हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें विभिन्न प्रकार के धार्मिक और जो सामाजिक समूह हैं उनसे संबंधित ज्ञान को शामिल करना चाहिए, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ज्ञान का विकेंद्रीकरण जो है वो करना चाहिए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चौथा, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड। आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, जो नक्शा है उसके माध्यम से समझते हैं कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो, समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए पंजाब की सीमा पर स्थित कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो आप मैप में देखिए सबसे पहले पंजाब है कहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए तो ये आपका पंजाब है। अब कह रहा है कौन सा इसकी सीमा पर स्थित नहीं है, तो राजस्थान को यदि देखिए तो राजस्थान आपका ये जो है वो यहाँ पर दे रखा है ग्रीन कलर से, जो कि आपका पंजाब की सीमा से स्पष्ट रूप से लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश देखिए तो इसकी सीमा ये है जो कि आपकी पंजाब से लगी हुई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड, यहाँ पर देखिए पंजाब की जो सीमा है जम्मू कश्मीर से लगी हुई है, ये ऊपर आपका जम्मू कश्मीर दे रखा है। यानी कि आपको केवल और केवल कौन सा नहीं है, तो उत्तराखंड जो है वो नहीं है। अब आपका ये रहा पंजाब और ये रहा आपका उत्तराखंड। यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपका पंजाब जो है उसकी सीमा यहाँ तक इस प्रकार से गई हुई है, और जबकि उत्तराखंड आपका यहाँ से स्टार्ट है। आपको देखने में लग रहा होगा, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर जो बीच में आप देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश जो है इसकी सीमा है। तो पंजाब और उत्तराखंड आपका एक साथ जो है वो सीमा पर स्थित नहीं है। तो आप उत्तराखंड को देख लीजिए, उत्तराखंड की स्थिति आप देख लीजिए, इसको आपको जो है वो ध्यान में रखना है। उत्तराखंड के बारे में आपको केवल ये पता होना चाहिए कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है इससे अलग होकर आपका उत्तराखंड जो है वो बना है। और कब बना है, तो 9 नवंबर सन 2000 को जो है उत्तराखंड जो है वो उसका कह सकते हैं औपचारिक रूप से जो है वो गठन जो है वो किया गया था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 5वां, कि बच्चे के सामाजिकरण से अर्थ है कि वह निम्नलिखित में से क्या करने में सक्षम हो जाता है? वातावरण को समायोजित करने और उसके अनुकूल होने, अपने बनाए जो मानदंड है उसका पालन करने में, समाज के लिए जो मानदंड है उसको बनाने में, या अपने आसपास बड़ों का आदर करने में। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वातावरण को समायोजित करने और उसके अनुकूल होने, यही आपका बच्चे के सामाजिकरण से अर्थ है कि वह निम्नलिखित में से क्या करने में सक्षम हो जाता है, तो जो वातावरण है उसको समायोजित करना और उसके अनुकूल होने में जो है आप कह सकते हैं सक्षम हो जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 6ठा, कि वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? एंथोनी एडन, हैरोल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल या क्लीमेंट एटली। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी क्लीमेंट एटली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली जो है वो थे। और ये जो है वो लेबर पार्टी जो है उस समय होती थी उससे जो है वो बिलोंग करते थे। लेबर पार्टी जो है इससे बिलोंग करते थे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 7वां, कि निम्नलिखित में से कुछ समस्याओं का सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान सामना किया जाता है। पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम भार, द्वितीय दूसरा पॉइंट है कम आत्मसम्मान, तीसरा है रटना। नीचे पूछा गया है कि सशक्त और सक्षम शिक्षक सामाजिक विज्ञान की निम्नलिखित समस्याओं से निपट सकते हैं? 1, 2 और 3, 1 और 2, 2 और 3 या 1 और 3। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा।
ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आप कह सकते हैं तीनों ही आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि 1, 2 और 3। पाठ्यक्रम भारत द्वितीय, कम आत्मसम्मान और रटना। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो सशक्त और सक्षम शिक्षक है वो सामाजिक विज्ञान की जो समस्याएं हैं निम्नलिखित कौन कौन सी समस्या, जैसे कि पाठ्यक्रम भार से संबंधित है, कम आत्मसम्मान से संबंधित है, रटना है, तो इन सभी समस्याओं से जो है वो जो शिक्षक है वो निपट सकता है। तो तीनों ही आपका जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर आता रहूं। प्रश्न आपका 8वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है, वर्धन, कुषाण, मौर्य या गुप्त। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, मौर्य साम्राज्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अलग अलग समय जानिए, ताकि आप ये ऑप्शन कहीं और आए तो आप कर ले जाएं। वर्धन की बात करते हैं तो जो वर्धन साम्राज्य है ये लगभग 6वीं शताब्दी जो है इसका जो है उदय माना जाता है। कब से, आप तो कहेंगे 6वीं शताब्दी, और ईसवी कह सकते हैं, ईसा पूर्व नहीं कह सकते, ईसवी कह सकते हैं। वर्धन साम्राज्य जो है इसके संस्थापक के रूप में आप पुष्यभूति जो है वो याद रखिएगा, पुष्यभूति जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। कुषाण वंश की बात करते हैं तो कुषाण वंश लगभग 15वीं ईस्वी आप कह सकते हैं इसका उदय, और संस्थापक में कोई खास नाम नहीं है, परंतु एक नाम है अजीब सा जिनका नाम है कुजुल। हो सकता हो शायद आपने नाम भी सुना ना हो इससे पहले, कडफिसेस, कडफिसेस, ये जो है इनका नाम है। संस्थापक के रूप में आप इन्हें याद रख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य तो आप सभी जानते हैं 320 या 322 ईसा पूर्व तक लगभग माना जाता है, और संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने नंद वंश जो है इसका अंतिम जो शासक था घनानंद, उसको हराकर जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना की थी, और इसमें सहायता किसने की थी तो चाणक्य ने की थी। गुप्त साम्राज्य की बात करें तो 240 ईस्वी, हाँ ये भी शायद ईसा पूर्व में ही आता है, और इसके संस्थापक कौन है तो आप कहेंगे श्रीगुप्त। ये गुप्त में आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पूर्व नहीं होगा, केवल ईस्वी होगा। यहाँ पर जो है वो पूर्व में मात्रा नहीं लगेगी, तो ईसा पूर्व जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य में हो जाएगा, और गुप्त में 240 ईस्वी श्रीगुप्त। ये 240 है, ये आप यदि नेट पे सर्च करेंगे तो कहीं कहीं आपको 275 लिखा देखने को मिलता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग सन देखने को मिलते हैं। आपको समय एक ध्यान रखना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 9वां कि ग्लोब जो है वो सहायक होते हैं। 4 ऑप्शन है, महाद्वीप जो है उसकी आनुपातिक आकृति और आकार दिखाने में, विभिन्न संगठनों जो के मुख्यालय हैं उनकी पहचान करने में, दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा दिए जाने वाले जो भूमि है उसके उपयोग को दिखाने में, या वर्षा के नमूनों की भविष्यवाणी करने में। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है ग्लोब सहायक किसमें होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो महाद्वीप है उसकी आनुपातिक आकृति और आकार दिखाने में। आप नीचे देखते हैं कि रेशियो टाइप से भी लिखा रहता है, पैमाना लिखा रहता है कि इतने सेंटीमीटर की दूरी इतने किलोमीटर के बराबर, तो उससे आप कहीं ना कहीं जो उसके संबंध में भौगोलिक स्थिति है, वहां पर कितना रेशियो है, वो आकार कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, उसकी आपको जानकारी जो है वो मिलती है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। प्रश्न कह रहा है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब पैदा हुए थे। 4 ऑप्शन है, 622 ईस्वी में, 670 ईस्वी में, 570 ईसा पूर्व में, या 570 ईस्वी में। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर डी 570 ईस्वी में
हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मक्का में जो है वो हुआ था। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे हजरत मोहम्मद साहब जो है ये आपके इस्लाम धर्म जो है उसके संस्थापक थे। जन्म इनका कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम जो है वो अब्दुल्ला था। और यदि इनकी माता का नाम पूछा जाए तो इनकी माता का नाम अमीना था। तो ये सारी चीजें आपको अदर एग्जाम में भी हेल्प करेंगी, तो कोशिश कीजिए याद करते हुए चलिए, सुपर टेट में भी आपको हेल्प कर सकती हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है? शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि नियोजित करने से छात्रों को विवेचनात्मक चिंतक बनने में मदद मिलती है? पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए कहना, व्यक्ति परक प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहना, मुक्तोत्तर प्रश्न पूछना या परिमितोत्तर प्रश्न पूछना। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी मुक्तोत्तर प्रश्न पूछना बिल्कुल सही हो जाएगा। मुक्तोत्तर प्रश्न में क्या आते हैं? तो जिनके उत्तर आप कह सकते हैं कुछ क्रिएटिविटी वाले होते हैं, कुछ रचनात्मक होते हैं। इसमें आप कह सकते हैं इन प्रश्नों में विवेचनात्मक जो चिंतन है उसकी आवश्यकता होती है। तो आप कह सकते हैं इन्हीं को हम मुक्तोत्तर प्रश्न के अंतर्गत जो है वो रखते हैं। यही आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी विधि नियोजित करने से छात्रों को विवेचनात्मक जो चिंतक है वो बनने में मदद मिलती है। तो आपका मुक्तोत्तर प्रश्न पूछना सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 12वां, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम सल्फेट जो है वो सही हो जाएगा। तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट जो है वो होता है। परंतु इसके सूत्र की बात करें तो आपका CaSO4 जो है वो सही हो जाएगा। तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट और सूत्र इसका CaSO4, और इसी को और बढ़ाकर लिख दिया जाता है जब रिएक्शन के थ्रू हम लिखते हैं तो .2H2O। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है आपका, वो पानी के संपर्क में आकर जो है आपका जिप्सम जो है वो बन जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है वो पानी के संपर्क में आते ही आपका जो जिप्सम है वो बन जाता है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। जब आप रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर अपने अनुसार जो संख्या है उसको बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13 कि किसके अनुसार परियोजना विधि शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए एक सामान्य उपक्रम है? जॉन तुर्क, बर्नार्ड नोबेल, जॉन डीवी या मैक नॉर्टन। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी जॉन डीवी जो है वो सही हो जाएगा। जॉन डीवी आप कह सकते हैं अमेरिकी दार्शनिक और शैक्षिक सुधारक के रूप में जाने जाते थे। तो इनके अनुसार जो परियोजना विधि है वो शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए एक सामान्य उपक्रम जो है वो आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 है, गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित किस स्थान पर अपना पहला उपदेश जो है वो दिया था? सारनाथ में, बोधगया में, सांची में या लुम्बिनी में। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो आप कहेंगे सारनाथ में। आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। जन्म कहाँ हुआ था इनका? तो जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी में। 480 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु कुशीनगर में जो है वो हुई थी। ये दोनों चीजें जन्म मृत्यु ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अन्य बात करें तो गौतम बुद्ध जो है इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो जो सिद्धार्थ थे इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जो घर था वो त्याग दिया था। जिसे जो बौद्ध धर्म है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित थे, तो जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण जो है वो कहा जाता है। अब इसके बाद के जो 6 वर्ष थे 29 में यदि आप 6 वर्ष ऐड करेंगे तो सीधे आप किस में पहुंचेंगे? आप पहुंचेंगे 35 वर्ष में।
तो जो 35 वर्ष था इसकी आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात फाल्गु नदी के फाल्गु समय को कहते हैं, उसमें निरंजना नदी के किनारे बोध गया जो है, आपका जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, जो बोध गया है, इसमें पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो प्रश्न एक यहाँ से ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे बोध गया में जो है वो हुई थी। फिर इन्होंने अपना जो पहला उपदेश था वो कहाँ दिया था, तो सारनाथ में जो है वो दिया था। तो बस ये जितने भी यहाँ पर चीजें बताई इन्हीं से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला उपदेश, ज्ञान की प्राप्ति, जन्म, मृत्यु, ये सारी चीजें। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों के रूप में जाने जाते थे, वेल्लार, उड़वार, कंडेसियार या अदिमई। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि कंडेसियार जो है ये आपका सही हो जाएगा। जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र हैं उसके पुराने गांव में 3 प्रकार के लोग जो है वो निवास करते थे। इनमें ही जो भूमिहीन जो मजदूर थे उनको हम कंडेसियार जो है इसके रूप में जो है वो जानते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16 कि निकट दृष्टि दोष जिसे हम मायोपिया के नाम से जानते हैं उसका सुधार किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, किस लेंस के द्वारा, ये आपको यहाँ पर बताना है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी कनकेव जो है वो लेंस सही हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे हम हिंदी में अवतल लेंस जो है वो कहते हैं। इससे पहले भी इस टाइप का एक बार प्रश्न आया था, मैंने वहां पर बताया था कि निकट दृष्टि दोष की यदि बात करें तो इसमें आपको दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, और जिसके लिए हम अवतल लेंस का यूज जो है वो करते हैं। जस्ट इसके अपोजिट दूर दृष्टि दोष की बात करें तो आपको निकट का स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, जिसमें हम उत्तल लेंस जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पर सी में लिखा हुआ है, इसका यूज जो है हम करते हैं। तो दोनों को आप याद रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन महासागरों के विषय में गलत है। पहला कह रहा है कि सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं, आपको गलत कथन का छांटना है। दूसरा कह रहा है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तीसरा कह रहा है समुद्र जल लगातार आगे बढ़ता रहता है। और चौथा कह रहा है समुद्र का जल ज्वार, धाराओं, लहरों और जल चक्र के कारण चलता है। तो आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा, यानी कि कौन सा कथन जो है महासागरों के विषय में जो है वो गलत होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि समुद्र जो है उसके पानी में निरंतर आप कह सकते हैं गति है, समुद्री ज्वार है, धाराएं हैं, लहरें हैं, वो बनने से होता है, ना कि आप कह सकते हैं जल चक्र के कारण। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के सभी जो कारण है ये आपके होते हैं, परंतु जो जल चक्र है ये आपका जो है वो नहीं होता है समुद्र के पानी में जो निरंतर गति होती है उसके लिए। तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ से जो है वो कट जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18 गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन या अमोनिया। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी मीथेन गैस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गोबर गैस प्लांट जो है इसमें आपका ये हो जाएगा। और बायोगैस में मुख्यतः यदि बात करें तो 2 गैसें ही आपकी होती हैं, एक आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं CO2, और दूसरी होती है आपकी मीथेन जिसे हम कहते हैं CH4। तो यही दोनों जो है वो आपकी मेन रूप से उत्तरदायी होते हैं, जिनमें से जो मीथेन है ये आपकी एक दहनशील गैस जो है उसके अंतर्गत जो है वो आती है, दहनशील गैस के अंतर्गत। देखते हैं चलिए अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं। प्रश्न देखते हैं 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग,
नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई या अन्य। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, क्योंकि अन्य ऑप्शन इस प्रकार से आप डायरेक्ट ही जो है वो काट सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जॉन लॉर्ड कैनिंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की ओर से प्रमुख नेतृत्व जो है वो किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, ऑप्शन नंबर ए, रानी लक्ष्मीबाई ने, ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी, या बहादुर शाह जफर ने, ऑप्शन नंबर डी। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसका आंसर हम देखेंगे कल दोपहर 3 बजे इसके नेक्स्ट जो है वो पार्ट में। तो मिलते हैं चलिए कल इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।